अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस सेक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके दोस्त आपका होस्ट बटी भाई, मेरे साथ बैठे हैं जेजे भाई डॉन और हाफिज भाई। हम कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की, लेकिन किसी टाइम ताख़ीर हो जाती है या कंटेंट हमें अच्छा नहीं मिलता। ये आपकी मेहनत और मुशक्क़त ऐसी है कि आप हमें अच्छा कंटेंट देते हैं जो हम आपके सामने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों में शेयर करते हैं। बेशक बेशक। तो ये भी आपकी एक नेकी है जिसमें पूरी दुनिया को अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी छोटी मोटी गलती ना हो जिससे आप लोगों की दिल आज़ारी हो। आपके लाइक और शेयर हमें हौसला अफजाई देते हैं जी, ताकि हम मज़ीद इस वीडियो को जारी रख सकें। तो वीडियो के बारे में आज आपको बताएंगे जेजे भाई डॉन। तो आज हम देखेंगे इंडिया मुंबई के 10 डॉन। डॉन जैसे डॉन। जेजे भाई डॉन, मैं हूँ शेर से डॉन और वो है सचमुच डॉन। वो देखेंगे कि कौन सा डॉन है जो मुंबई के मशहूर तरीन 10 ऐसे डॉन है जिनसे पूरा मुंबई डरता है, खौफ ज़दा होता है। क्योंकि ये ऐसा डॉन है जिससे हम भी नहीं डरते। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, इससे ये ऐसा डॉन है। दूसरी बात, इसके घर वाले भी नहीं डरते यार। नहीं, हाफिज भाई एक इन पे शूट करती है एक लाइन, जैसे कि वो कौन सी बसंती नाच में वो कहते हैं गब्बर, माएँ कहती हैं कि सौ जो ने जो गब्बर आ जाएगा। जी, तो जेजे भाई वाला भी यही हिसाब है। तो घर वाले कहते हैं कि जल्दी जल्दी इसको बुला लो ताले लगाने हैं। तो जो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलो आओ वीडियो देखे, बाद में बाकी बातें होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुंबई के टॉप 10 माफिया डॉन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसमें से ज्यादातर डॉन को या तो मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है या फिर ये डॉन मुंबई पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो डॉन अभी भी फरार है, मुंबई पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी का। इसका जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। इस पर हत्या के प्रयास और फिरौती के कुल 200 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में यह छोटा राजन के लिए काम करता था, लेकिन 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद जब छोटा राजन दाऊद से अलग हुआ, उसी समय रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग होकर खुद की गैंग बना ली और इसके बाद इसने फिरौती, ब्लैकमेल और रंगदारी को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। आपको बता दें कि इस पर बॉलीवुड सितारों से फिरौती मांगने के भी कई मामले दर्ज है। दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है टाइगर मेमन का। आपको बता दें कि 1993 मुंबई बम धमाकों में इसकी मुख्य भूमिका थी। सालों से इंटरपोल तथा सीबीआई इसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन दोनों के ही पास सिवाय इसकी एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि जब वर्ष 2015 में इसके छोटे भाई याकूब मेमन को 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोप में फांसी दी गई थी, तो इसने अपने भाई की फांसी का बदला लेने के लिए पुलिस को धमकी भी दी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में यह पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की सरपरस्ती में रह रहा है। यह अपना ज्यादातर समय दुबई और पाकिस्तान में बिताता है। दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है छोटा राजन का। इसका जन्म 1968 में मुंबई के चेंबूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में ही इसने टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में यह बड़ा राजन के लिए काम करता था, लेकिन बड़ा राजन की मौत के बाद यह गैंग का मुखिया बन गया। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इसके संबंध बन गए और यह हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस के धंधे में उतर गया। इसके बाद यह दाऊद के साथ मिलकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गैर कानूनी काम करने लगा, लेकिन 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद यह दाऊद से अलग हो गया। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है वरदराजन मुदालियर का। इसका जन्म 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी थूथुकुडी में हुआ था। यह छोटे मोटे काम कर तंग आ चुका था और इसी वजह से ज्यादा पैसा कमाने की चाह में यह 34 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद इसे कोई अच्छा काम नहीं मिला, इसी वजह से यह वीटीसी स्टेशन पर एक कूली के रूप में काम करने लगा और इसकी किस्मत का तारा यहीं से चमका जब इसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई।
देखते ही देखते अवैध शराब तस्करी के धंधे का बादशाह बन गया और मुंबई के लोग इसे वर्दा भाई के नाम से जानने लगे। दिल्ली तो डॉन बन गया है। दोस्तों इसके बाद इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है अबू सलेम का। इसका जन्म 1968 में आजमगढ़ जिले के सराय में गांव के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इसके पिता पेशे से वकील थे, किंतु बचपन में ही पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी अबू सलेम के कंधों पर आ गई और वह मैकेनिक का काम करने लगा। हालांकि इसी बीच इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने अपना घर छोड़ दिया और दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। घर से भागने के बाद पहले इसने दिल्ली का रुख किया और कुछ समय वहां टैक्सी चलाने के बाद यह मुंबई चला गया। आपको बता दें कि मुंबई जाने के बाद इसने कई छोटे मोटे काम किए और इसके बाद यह रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर काम करने लगा। रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के दौरान ही मुंबई में माफिया लोगों से इसकी पहचान हुई और यह जुर्म की दुनिया में उतर गया। आपको बता दें कि एक समय यह दाऊद इब्राहिम का निकट सहयोगी था और इसे दाऊद का दाहिना हाथ भी माना जाता था। सारे दाऊद इब्राहिम दाऊद ने डी कंपनी के अबू सलेम को सौंप दिया और इसके बाद अबू सलेम दाऊद के इशारे पर फिल्मी सितारों और कारोबारियों से जबरन वसूली का काम शुरू कर दिया। इसने दुबई में अपना एक बिजनेस भी शुरू किया था जिसे किंग ऑफ कार ट्रेडिंग का नाम दिया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। अपना बचपन बेहद गरीबी में गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। किसने सोचा था कि साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों में घूमेगा और पूरी मुंबई पर राज करेगा। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वह अहिंसावादी था, लेकिन वह यह सब काम अपने आदमियों से करवाता था। दोस्तों हाजी मस्तान मूलतः तमिलनाडु का रहने वाला था, लेकिन 8 साल की उम्र में ही यह अपने पिता के साथ मुंबई आ गया था। मुंबई आने के बाद इन्होंने एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली और कई सालों तक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करने के बाद हाजी मस्तान डाक में कूली बन गया। यहीं पर इसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। जब एक मामले में वो तस्कर जेल गया तो उस तस्कर की एक बेटी हाजी मस्तान के पास रखी हुई थी। जब वह तस्कर जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी बेटी खोली भी नहीं थी। इस बात से खुश होकर उस तस्कर ने बेटी में रखा आधा सोना हाजी मस्तान को दे दिया और उसे अपने तस्कर के धंधे का पार्टनर बना लिया। दोस्तों इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है करीम लाला का। इसका असली नाम अब्दुल करीम शेख खान था। इसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुरान प्रांत में हुआ था। इसका परिवार काफी संपन्न था जो कि कारोबारी व्यवसाय से ताल्लुक रखता था। जिंदगी में ज्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने इसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से 21 साल की उम्र में यह भारत आ गया। इसने मुंबई में अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया था, लेकिन वास्तव में वह इस कारोबार की आड़ में हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा। 1940 तक इसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर इसे तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया था। इसके बाद इसने मुंबई में कई जगहों पर शराब और जुए के अड्डे भी खोल दिए। इसका काम और नाम दोनों ही बढ़ता जा रहा था। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और वरदराजन भी काफी सक्रिय थे। तीनों ही किसी से कम नहीं थे, इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए थे। हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन के नाम से जानता था। दोस्तों सारे में बाबा नंबर पर नाम आता है अरुण गौली का। इसका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में अरुण गौली ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेसिन की गैंग बायकुल्ला कंपनी में शामिल हो गया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने बायकुल्ला कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। गौली का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हुई थी उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इस वजह से गौली गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गई। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी गैंग और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। उस समय गौली गैंग काफी खतरनाक थी, जिसकी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे शरद शेट्टी, छोटा राजन और छोटा सेठी डर की वजह से मुंबई छोड़कर भाग गए थे। आपको बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए
गौली को कई बार गिरफ्तार भी किया गया और कई बार इसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन ज्यादातर केसों में पर्याप्त सबूत के अभाव में उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने गौली को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मन्या सुरवे का। इसने मुंबई के किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा का उस इलाके में काफी दहशत थी। मन्या सुरवे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर 1969 में किसी डांटेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुरवे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मन्या सुरवे को मुंबई के बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सुरवे सुधरने की बजाय और ज्यादा खुंखार हो गया। जेल में बंद डॉन सुभाष भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुरवे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह मौका मिलते ही फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद मन्या सुरवे मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का। इसका जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इसका रियल नेम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। इसके पिता मुंबई में हवलदार थे। स्कूल के दिनों में बुरी संगति में पढ़कर इसने चोरी, डकैती और तस्करी करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर इसके घर वालों ने इसकी शादी करा दी। लेकिन यह फिर भी नहीं सुधरा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का राज हुआ करता था। दाऊद भी इस गैंग में शामिल हो गया और कई वारदातों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया था और इसी के साथ वह फिल्म, फाइनेंस और सट्टेबाजी का काम भी करने लगा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधों को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान में रहकर वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद को पकड़ने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, तो ये थे मुंबई के टॉप। बाकी डॉन तो वाकई बड़े खतरनाक ने देखे ने। इन्हां दी वे लोग किस तरह लाइफ सी की सी, कोई साइकिल का काम करता सी, कोई कुली सी, कोई की सी, मगर किस तरह गलत अगर हत्थां दे विच जो सलाम दुआ हो जाती, गलत बंदे नाल मेल मिलाप हो जाता तो देखो हाँ डॉन बन जाते तो दो और तू सानू आउट करना चाहना कि आदी दोवें गलत बंदे डॉन बन जाते। बाकी ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ऐसी कोई गलबात नहीं है इन्हां दी कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं सुनिया इदां ਦਾ, ठीक है ना। ते पता नहीं कि बाकी मन्या जी हमारे पास एक ही डॉन है, जी भाई। हाँ, बाकी मन्या इसके अलावा जितने भी डॉन्स वगैरह है ना, ये हमने बॉलीवुड की मूवीज में देखे हैं या आज रियल से देखते हुए इंडिया तो आज ये इस मूवी में देख रहे हैं। हाँ जी। तो जो इसके अलावा हमें डॉन्स का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पता क्या मामला है। आप रह रहे हैं, आपको पता होगा क्या ये कंसेप्ट चल रहा है, अभी भी डॉन सिस्टम चल रहा है, या पुलिस इतनी क्वालिफाई हो चुकी है कि इन हथकंडों को फौरी पकड़ सके, क्योंकि जुर्म पूरी दुनिया में है। ये हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ, हमारे शहर, हमारे पाकिस्तान में जुर्म नहीं होता या कोई ऐसी जगह है जैसे जुर्म ना हो। जुर्म हर जगह हो रहा है। अमेरिका में, पेंटागन में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, जर्मनी में, इटली में, हर जगह जुर्म हो रहा है। सिर्फ जापान के अलावा तो जापान में काफी कम, जापान में जो है वो 97% जो है उन्होंने रेशो बहुत कम है। बुजुर्ग रहते ना उत्थे बुजुर्ग सारे। जी भाई की बात बिल्कुल ठीक है, इनसे सहमति जाहिर करते हैं, क्योंकि वहाँ जो रेशो है ना, वो जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन बहुत कम है। तो जितने भी हैं वो ज़ईफ़ुल उमर, ओल्ड इज़ गोल्ड है। तो मन्या सुरवे ਜਿਹੜਾ ਸੀ ना, ये मैं जॉन ब्राहम की फिल्म देखी है, उन्होंने ਇਹਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ मन्या सुरवे ਤੇ। ये सारी फिल्म जॉन ब्राहम की बनाई कि किस तरह वो निकलता बाहर जुर्म की दुनिया में, जो कितना बेताज बादशाह होंदा, फिर मौत भी उनकी किस तरह होंदी।
अच्छा ये जितनी भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ बुरे का अंजाम बुरा ही है। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ नहीं है। अच्छा इसमें ये हमारा वीडियो शो करने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि काप साहब ने लोग देखे मोटिवेशन उन्हें मिले कि वो डॉन बन जाए। नहीं नहीं हम ये वीडियो आपको इस वजह से बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं डॉन बने जिस भी तरीके से बने हालात ने बनाए इन्हें उनके कम्युनिटी ने बनाया है जिस तरह भी बनाया उन्होंने लेकिन इनका अंजाम बुरा ही हुआ है। ये एक दूसरे की गोली से मर जाते हैं। मगर तुसी जिन्ने भी हालात तो तंग हो जाओ डोन ना पड़ियो जी तुसी मेहनत ही कमाई हो। ये भाई इतने रात नामे थे ये फिर भी डॉन बन गए। आपको नसीहत कर रहे वो तो डॉन अगर डॉन बनना है ना जी तो ऐसे डॉन बन जाओ। डॉन बने अपना बिजनेस करें लोगों में काम आए और खास मोहब्बत बखेरो मोहब्बत बखेरे लोगों के साथ। ये जेजे भाई ये फाउंडेशन भी छोटी सी रन करते हैं लोगों के दुख दर्द के साथी हैं। अगर किसी बंदे को कोई ज़रूरत हो किसी भी हेल्प की तो जेजे भाई उनकी सपोर्ट करते हैं जी। स्टूडेंट फेडरेशन को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये उनके लिए गरीब बच्चों को उनको काफ़ी सारी चीज़ें फराहम करते हैं तो ये काफ़ी सारी सपोर्ट करते हैं। ये हमारे बाकी साथ भी तुसी बहुत ना अच्छे हैं। बनियो डोन ना बनियो ते ਮਸਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ अच्छा, ਰੋਕੋ एक और ਉਹਨੂੰ चीज़ ਰੋਕੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਜਾਮ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਬੁਰਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨ ਨੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ। अच्छा जी ਅਸੀਂ मैं डरो ਅਸੀਂ आने वाले बड़े वक्त तो मुश्किल- डरो आपको बड़ी बता दें मुश्किल से संभाले कि हैं। डरो। आप ये ना कहें कि उसे भी बात इतने है। ज़्यादा जो डॉन्स हैं आप उनके बारे में ऐसी बात करें और आपने खुद डॉन को बीच में बिठाया हुआ है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये हमारे भाई सिर्फ नाम से डॉन ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਡੋਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ तो ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ इन्होंने ਡੋਨ मेरा ख्याल कभी मक्खी भी नहीं मारी होगी सर जी अल्लाह को माफ़ी मांगो। जी। तो ऐसी बात नहीं है आपने अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी में देखना है ऐसे लोग जितने भी उनकी हेल्प आउट करें लेकिन उन्हें बुरे कामों से बचाएं। हाँ। छोटी छोटी चोरियों से जो इंसान जो है वो बड़ा चोर बनता है जी। चोर बनने के बाद फिर वो डॉन बनता है और जब वो डॉन बन जाता है तो फिर वो उसे- आगे रिएक्शन देना फिर शुरू उसे अल्लाह माफ पकड़ना फरमाए, बस मुमकिन नहीं नहीं नामुमकिन हो जाता है। अल्लाह माफ फरमाए बस अक्सर हॉलीवुड आज बॉलीवुड ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਡੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਣ ਦੇਖਿਏ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ? ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡੋਨ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਡੋਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ जी, ਪਵੇ एक बुरा इंप्रेशन बने उससे काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी। जी जो बंदा बुरा काम कर रहा है उसकी पूरी फैमिली उसका पूरा इलाका जो है वो तंग होगा, तंग होगा। परेशान होगा और मोस्टली इनका अंजाम बुरा ही होता है। जितनी भी मूवीज़ हैं तो उनमें उससे ये माफी दिखाया जाता है मांगो। बंदा पीक पे जाता है डॉन जो बनता है लेकिन उसे एंड में या पुलिस की गोली लगती है या मुखालिफ पार्टी की गोली। बैटरी दो ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।